जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के ऊपर, और उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की परिभाषाएं क्या हैं और कौन कौन से संगठन हैं जो बायोडायवर्सिटी को लेकर के हैं इसमें काम कर रहे वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर। सबको देखेंगे और तमाम सारी चीजों को, जैसे रामसर कन्वेंशन हुआ तो रामसर साइट्स कितनी हैं, इन सब पर भी डिटेल में देखेंगे। चलिए देखना शुरू करते हैं एक एक करके। बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बायोडायवर्सिटी मींस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता। इट रिफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितने भी जीवन के प्रकार हैं उसमें किस प्रकार की वैरायटी है और किस प्रकार की वेरिएबिलिटी है प्लेस टू प्लेस, और कितने प्रकार के जीव किसी एक पर्टिकुलर स्थान विशेष में पाए जा रहे हैं, इसको हम जैव विविधता कहते हैं। encompassing all living organisms, plants, animal, fungi and microorganism and the ecosystem they form। इसमें न सिर्फ हम इनको पढ़ते हैं बल्कि इसमें शामिल होते हैं प्लांट्स भी, सभी पौधे, ऑल एनिमल्स सभी प्रकार के जीव, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। साथ ही उनके आसपास का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, इसको भी शामिल किया जाता है बायोडायवर्सिटी की स्थिति। मींस बायोडायवर्सिटी क्या है? ये जो है अगर हम अपनी हथेलियों पर लेकर के देखें तो भाई प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट, इनका इंटरेक्शन है और यही आपस में मिल करके बायोडायवर्सिटी बना लेते हैं, जैव विविधता का निर्माण करते हैं। तो जैव विविधता यही है। The term was proposed in 1985 and officially used in 1992। हालांकि बायोडायवर्सिटी शब्द की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने 1985 में ही इसको जो है अगर हम देखें तो पॉपुलराइज कर दिया, लेकिन ऑफिशियली जो है इसका इस्तेमाल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी के द्वारा 1992 से ऑफिशियली किया जाना शुरू किया। तो बायोडायवर्सिटी टर्म की अगर हम बात करते हैं 1985 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू होती है, तभी जो है बायोडायवर्सिटी टर्म भी पॉपुलराइज होना शुरू होता है। हार्लेम ब्रंटलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और उस दौरान ये शब्द पॉपुलराइज होता है, जिसको ऑफिशियली यूज करना शुरू करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी जो है 1992। इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी एट 3 लेवल्स। इसमें 3 प्रकार के स्तरों पर विविधताओं को सम्मिलित किया जाता है। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब स्पीसीज के भीतर जो जेनेटिकल चेंजेस की वजह से एक स्पीसीज के अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे डिफर करते हैं, जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से क्या, या एक ही जो है प्रजाति के अलग अलग जो जीव हैं वो आपस में कैसे भिन्न होते हैं, तो उनको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी से पहचानते हैं, जो अनुवांशिकी विभिन्नता है उसके अंतर्गत। स्पीसीज डाइवर्सिटी या स्पीसीज की अगर हम बात करें उनकी विविधता की, तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से किस प्रकार से अलग है, जैसे हिरन वो ह्यूमन से कैसे अलग है, टाइगर से कैसे अलग है, बर्ड से कैसे अलग है, इंसेक्ट से कैसे अलग है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग है, ये जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजातिगत विभिन्नता। एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से क्या विविधताएं हैं, इसका जो है अध्ययन स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब एक पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, कितनी स्पीसीज है, कितने जो है वहां पर प्लांट्स हैं, कितना कैसा इन्वायरमेंट है। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इन दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो डाइवर्सिफिकेशन आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को इसीलिए जो है फिर से डिवाइड किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें कि भाई क्या महत्व है, जैव विविधता को इतना क्यों ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए बायोडायवर्सिटी आवश्यक है, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए।
पारिस्थितिकी स्थिरता के लिए, यानी इट मेंटेन्स बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ये पारिस्थितिकी तंत्र में बैलेंस मेंटेन करता है और साथ ही उसकी फंक्शनिंग यानी कार्य विधि को भी मेंटेन करता है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अस फूड, मेडिसिन, फ्यूल एंड रॉ मटेरियल। तमाम सारे कच्चे पदार्थ, दवाएं, भोजन के लिए चीजें, इन सब और ईंधन, ये सभी हमें जो है बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। साथ ही कल्चरल वैल्यू की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक मूल्यों, तो सैक्रेड ग्रुप्स आते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए। जैसे मेघालय के सैक्रेड ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का एक एग्जांपल, या तमाम सारे विलेजेस में हमारे जो सैक्रेड सिस्टम्स हैं जिसमें हम प्लांट्स को पवित्र मान करके पूजते हैं। चाहे वो अगर हम बात करें पीपल के ट्री की, या जो है बैनियान ट्री की बात करें, बरगद के वृक्ष की बात करें, तो इन सबको जो है, या जो है अगर हम बात करें बनाना ट्री की, तो इनको पूजा जाता है। तुलसी ट्री, बनाना ट्री, इन सबको, ये तमाम ट्री को पूजा जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान को बचाए रखने में बायोडाइवर्सिटी बहुत मदद करती है। एंड रिचुअल्स आर बायोडाइवर्सिटी लिंक, हमारे संस्कार भी जैव विविधता से जुड़े हुए। तमाम सारे जो है हमारे ऐसे कल्चर हैं जो विलेज और एरिया में, जैसे अगर हम देखें छठ पूजा का जो महत्व है वो क्यों, क्योंकि जैसे एक परंपरा है छठ पूजा की जिसके तहत तमाम चीजों को जल में प्रवाहित किया जाता है, एंड दैट इज द ब्रीडिंग सीजन ऑफ फिशेज, और उनको जो है चीजें मिल जाती है। ये एक जो है इंटरडिपेंडेंसी कल्चरल वैल्यू के आधार पर बनाई। क्लाइमेट रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एंड ओशियंस एक्ट एज कार्बन, वन और महासागर कार्बन सिंक की तरह बिहेव करते हैं और एक्सेस कार्बन को सिंक करके क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। साइंटिफिक वैल्यू की बात करें इनके, जो biodiversity offers materials for research, biotechnology and genetic studies। बायोडाइवर्सिटी से हमें तमाम चीजों के रिसर्च के लिए मटेरियल मिलता है। जैसे जैव विविधता के लिए अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तमाम जो है चीजें निकल करके आती हैं, और जेनेटिक स्टडीज भी की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक स्टडीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होकर के आगे बढ़ती हैं बायोडाइवर्सिटी के तरफ। इंटरनेशनल एफर्ट्स की अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के, जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए, अगर हम इनकी बात करें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी की अगर इट अडॉप्टेड इन 1992, रियो अर्थ समिट जब हुआ 1992 में, अब जो है रियो डी जेनेरियो में जब समिट हुआ उस दौरान जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी को अपने इंडिया इज द फर्स्ट among the countries who signed the CBD। भारत 1992 में ही जो है इस पर साइन करता है, बट रेटिफाइड करता है 1994 में, इसको जो है लागू करता है और पूरी तरह से अडॉप्ट करता है 1994 में सीबीडी। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी विथ 3 ऑब्जेक्ट सीबीडी की अगर हम बात करें, कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहली चीज की जैव विविधता का संरक्षण होगा। सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट्स का हम सस्टेनेबल यूज करेंगे। सस्टेनेबल यूज का मतलब हो गया कि हम समुचित दोहन, उचित प्रबंधन, व्यवस्थित निस्तारण के आधार पर चले। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो फेयर और जो शेयरिंग बेनिफिट है जेनेटिक रिसोर्सेज से जो मिलेगा वो इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और इसमें अगर हम देखें तो 196 पार्टीज है, 196 पार्टीज ने अब तक 1 जुलाई 2025 तक अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल में 196 पार्टीज ने इसको साइन कर दिया है, सीबीडी को, इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट की अगर हम बात करें 2011 से 2020 के दौरान ये टारगेट घोषित किया गया था। स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी अंडर सीबीडी माना जाता है। इसके अंतर्गत 20 टारगेट्स ग्रुप्ड अंडर 5 स्ट्रेटेजिक गोल। इसके अंतर्गत जो है अगर हम देखें 5 स्ट्रेटेजिक गोल बनाए गए थे। फॉर एग्जांपल, मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी, reducing pressure on biodiversity, safeguarding ecosystem, etc.
India aligned its NBAP 2014 to Aichi टारगेट। इंडिया भी 2014 से Aichi टारगेट के साथ जो है अलाइन हो जाता है 2014 के साथ। इसमें अगर हम देखें तो पब्लिक अवेयरनेस की बात की गई थी, सस्टेनेबल फिशरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज या नगोया एबीएस जो प्रोटोकॉल था, नगोया प्रोटोकॉल को किए जाने की बात की गई। वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी को अंडरस्टूड करने की बात, रिमूवल ऑफ रिजर्व इंसेंटिव्स को जो है अगर हम देखें तो उनको रिमूवल की बात की गई। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात की गई। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स को रिकवर करने की बात की गई और उनका जो है एक पूरा डेटा तैयार करने की बात की गई। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की गई, पोल्यूशन की बात की गई और उसको कंट्रोल करने की। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो थी उनको लेकर के भी चर्चाएं की और इस पर भी काम करने को कहा गया। क्लाइमेट चेंज, ओशियन एसिडिफिकेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज के ऊपर, जेनेटिक डाइवर्सिटी के ऊपर, इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर, इकोसिस्टम बेस्ड कार्बन एक्टिविटीज के ऊपर या NBSAP रिवीजन के ऊपर, ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट, नॉलेज ट्रांसफर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इन सब पर अगर हम देखें तो काम किया गया आईची के तहत। और इंडिया इसका पार्ट 2014 से बना। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें GBF की, तो इट एडॉप्टेड एट CBD COP15 इन मॉन्ट्रियल 2022। COP15 जब हुआ CBD का तो उसमें मॉन्ट्रियल 2022 के तहत जो है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF को अपनाया गया। पोस्ट 2020 फ्रेमवर्क टू रिप्लेस आईची टारगेट 2000 से लगाए अगर हम देखें तो 2010 से 2020 तक के बीच में आईची टारगेट था और जैसे ही 2020 खत्म हुआ तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया आईची टारगेट से मिलता जुलता। इसमें गोल रखा गया 30/30 means conserve 30% of land and marine areas by 2030। इसका गोल था 30/30 यानी 2030 तक जो है 30% लैंड और मेरीन एरिया को कंजर्व कर लेना, संरक्षित कर ले जाना जो कि प्रभावित हैं और बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से हम जो है संरक्षित करते हैं। विविधता, इट एम्फसाइजेस इंडिजिनस नॉलेज, फाइनेंस मैकेनिज्म एंड मॉनिटरिंग। इस पर 3 चीजों पर फोकस किया गया, इंडिजिनस नॉलेज के ऊपर, फाइनेंस मैकेनिज्म के ऊपर और मॉनिटरिंग खास करके। इसमें जो है अगर हम देखें तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड ड्रोन मॉनिटरिंग को अब शामिल कर लिया। तो सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन मॉनिटरिंग, इन सब पर भी एम्फसाइज किया गया ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के। जैसे अगर हम देखें तो अलग अलग जो कोप सम्मेलन हुए इनको अगर हम लेकर के देखें तो कोप 15 जो 2022 में हुआ, adoption of the Montreal ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड एसोसिएटेड डिसीजंस उसको अडॉप्ट किया गया। फिर कोप 16 हुआ 2024 में। इसमें अगर हम देखें तो इसके ठीक पहले बिफोर कोप कम्युनिकेशन, कोप मतलब होता है COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के ठीक पहले अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स अलाइंड नेशनल टारगेट्स, इसको अलाइन किया गया। फिर जो है अगर हम देखें तो कोप 16 में 2024 में ग्लोबल एनालिसिस की गई और NBSAPS एंड नेशनल टारगेट एंड एट ईच सबसिक्वेंट लाइक कोप के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जितने भी सब्सिक्वेंट थे उनके साथ अलाइन करके फिर ग्रोथ की बात की गई 2024। 2026 में, फरवरी 2026 में इसको किए जाने की बात की गई है, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फरवरी 2026 में जब होगा तो सबमिशन होगा नेशनल रिपोर्ट्स, सारी नेशनल रिपोर्ट्स को सबमिट किया जाएगा कोप 17। और ये जो है फर्स्ट ग्लोबल रिव्यू होगा कोप 17 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 जो 2026 में। 2028 29 की अगर हम बात करें तो जून 29 में सबमिशन ऑफ नेशनल रिपोर्ट अगेन है, यहाँ पर नेशनल रिपोर्ट को अगेन सबमिट किया जाएगा। देन सेकंड ग्लोबल रिव्यू लिया जाएगा 2030 में एंड एंड ऑफ द
2022 to 30 cycles and negotiation on a post 2030 framework, इस पर भी काम होगा 2030 के। तो ये 2030 तक का जो रोड मैप बना हुआ है वो मैंने आपको बताया, कैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के तहत एक रोड मैप ग्लोबल लेवल पर बनाया। इसके अलावा साइट्स बनाएगी। साइट्स का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त प्राय हैं या विलुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं, उनको बचाने के लिए इसका गठन किया। इट केम इनटू फोर्स इन 1975, 1975 में अस्तित्व में आता है। इट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फना। यह संकटग्रस्त प्रजातियों के ऊपर काम करता है, चाहे वो वनस्पति प्रजातियां हो या जंतु प्रजातियां हो। इन दोनों को इंटरनेशनल ट्रेड में रेगुलेट करता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनके नुकसान को संरक्षित करता है। साइट्स अपेंडिसेस फॉर स्पीसीज प्रोटेक्शन लेवल, प्रजातियों के संरक्षण के लेवल पर अगर हम देखें तो 3 अपेंडिसेस इसमें जोड़े गए हैं। एंड इंडिया इज अ पार्टी सिंस 1976। भारत इसमें जो है पार्टी बना हुआ है, इसका मेंबर बना हुआ है, सदस्य बना हुआ है 1976 से 1976 से। तो इंडिया जो है 1976 से इसका मेंबर बना हुआ है, जबकि ये फोर्स में कब आया? 1975। इसमें अगर हम देखें जो 3 अपेंडिसेस जोड़े गए, अपेंडिक्स 1 की अगर हम बात करें तो ट्रेड परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस like 3% of all species। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 3% जो है अभी स्पीसीज का जो है, अगर हम देखें जितनी भी स्पीसीज है उन सबका जो है ट्रेड परमिट किया। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अफ्रीकन राइनोसेरास थ्रेटन विथ एक्सटेंशन के कारण अपेंडिक्स 2 लाया गया। देन ट्रेड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, 97% ऑफ ऑल स्पीसीज बची हुई 97% स्पीसीज के ट्रेड को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे आर्किडेसी कुल के जो प्लांट्स हैं एट रिस्क बिकमिंग थ्रेटेंड हो चुका है। अपेंडिक्स 3 की अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड ऑफ स्पीसीज प्रोटेक्टेड इन स्पेसिफिक कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कैनेलियन टोड की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के जो है काम किया है। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड की अगर हम बात करें तो वेटलैंड या आर्द्र भूमि का मतलब इस तरीके से समझिए कि किडनी आपदा, जैसे जो काम हमारी बॉडी में किडनी करती है, क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। वैसे ही जो रामसर साइट या वेटलैंड एरिया है वो फिल्ट्रेशन का काम। और ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन होता है 1971 में, और यहाँ से वेटलैंड का कॉन्सेप्ट है। इंडिया ज्वाइंड रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड कन्वेंशन इन 1982। भारत ने इसे 1982 में ज्वाइन किया। एम क्या है रामसर कन्वेंशन का या जो वेटलैंड का कॉन्सेप्ट है, इसका एम क्या है? कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। आर्द्र भूमि क्षेत्रों यानी जितने भी अर्थ की किडनी वाले एरियाज हैं, किडनी का सही इस्तेमाल करना, तो पृथ्वी जो है रेगुलेटेड रूप में रहेगी। सो एज ऑफ 2025 अगर हम देखें नाउ, अगर हम देखें तो 91 रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? 91 साइट्स हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 91 साइट्स को फिगर में दिखाया। इसमें अगर हम देखें तो कई जो है 14 न्यू रामसर साइट्स को जोड़ा गया है, 14 नए रामसर साइट्स जोड़े गए। ठीक है, तो तमाम रामसर साइट्स इसमें ऐड किए गए हैं। इनको जो है फिगर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी 91 रामसर साइट्स को यहाँ पर शो किया गया। IUCN की अगर हम बात करें, IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मेंटेन्स रेड लिस्ट, ये जो है रेड लिस्ट को जारी करता है।
रेड लिस्ट का मतलब होता है ग्लोबल स्पीसीज स्टेटस। प्रजातियों का ग्लोबल स्टेटस जो है वो रेड लिस्ट के नाम से जाना जाता है, उसको मेंटेन करता है। इसमें कई सारी कैटेगरीज में बांटा गया है इस लिस्ट को, जैसे EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD, इस तरीके से कैटेगरी में बांटा गया। और इंडिया इज अ मेंबर, भारत इसका सदस्य है, IUCN का मेंबर है। यहाँ पर इन सबका मतलब समझ लीजिए। अगर हम एनी की बात करें तो एनी का मतलब होता है नॉट इवेलुएटेड, यानी दोज स्पीसीज which were not evaluated till now. DD का मतलब होता है डेटा डिफिशियंट, इन स्पीसीज के बारे में डेटा नहीं। इन दोनों को तो अभी जो है लिस्ट में शामिल किया नहीं जा सकता है क्योंकि डेटा ही नहीं है। इसके अलावा LC का मतलब होता है लीस्ट कंसर्न। NT का मतलब होता है नियर थ्रेटेंड, यानी जैसे जैसे जो है हम यहाँ से अपर साइड में बढ़ते चलते हैं वैसे वैसे जो एक्सटिंक्शन का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। VU का मतलब होता है वल्नरेबल स्पीसीज। EN का मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज। CR का मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। और इन तीनों को हम थ्रेटेंड कैटेगरी में रखते हैं। यानी ये जो है अगर हम देखें तो थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, अब इनको बचाए जाने की बेहद जरूरत। EW का मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वनों से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन अभी कहीं पर्टिकुलर जगहों पर बचे हुए हैं, जैसे जूस में या लोगों के पर्टिकुलर व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर बचे। और EX मतलब होता है एक्सटिंक्ट हो गए, यानी विलुप्त हो, जैसे जोजो विलुप्त हो गए, अत्यधिक शिकार किया गया और डोडो विलुप्त हो गए। यहाँ पर थ्रेटेंड कैटेगरी को ध्यान में रखे रहिएगा कि ABCDE जो कैटेगरीज हैं, क्राइटेरिया जो है डिसाइड किए गए हैं। और इसमें थ्रेटेंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकली थ्रेशोल्ड माने जाते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। इसमें क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। पॉपुलेशन रिडक्शन एक क्राइटेरिया है, रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिक रेंज एक क्राइटेरिया है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड रेगुलरली डिक्लाइन। जनसंख्या का अत्यधिक कम होना और लगातार उसका कम होते चले जाए। वेरी स्मॉल आर रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन, बहुत कम या जो है एक छोटे क्षेत्र में बहुत कम पॉपुलेशन की स्थिति। एंड एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, इन सबको आधार करके फिर थ्रेटेंड की कैटेगरी बनाई गई है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की जो कैटेगरी बनी, ठीक है। WWF की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इट इज अ ग्लोबल एनजीओ सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये एक जो है वैश्विक एनजीओ है WWF जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सपोर्ट करे। इसके लोगो की अगर हम बात करें तो 1961 में इस तरीके से था, वर्तमान में ऐसा लोगो है। ये जो है लगातार इसका लोगो जो है वो चेंज होता है, इसका लोगो ऐसे चेंज होता हुआ वर्तमान में इस तरीके का लोगो है। इको रिस्टोरेशन की बात करता है एंड पॉलिसी एडवोकेसी की बात करता है। जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उनकी वकालत करता है कि वो सही ढंग से लागू हो, इसकी बात जो है सुनिश्चित करता है WWF। इंडिया इज इन्वॉल्व इन स्पीसीज कंजर्वेशन लाइक टाइगर, राइनो एटसेट्रा। भारत में जो WWF है उसको WWF इंडिया कहा जाता है। और यह भी टाइगर, राइनो और तमाम जो लिस्ट में शामिल इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को संरक्षित करने का प्रयास लगातार करता है, उन प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास लगातार WWF कर। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इट कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल इन्वायरमेंट एक्टिविटीज। वैश्विक जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज होती हैं उनको जो है अगर हम देखें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है तो UNEP के माध्यम से। की रोल की अगर हम बात करें तो की रोल इन CBD, MEA नेगोशिएशन एंड DEF। DEF का मतलब होता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल
फैसिलिटी, इनकी फंडिंग में जो है यूएनईपी काम करता है, इन सब की फंडिंग। नेशनल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये बनाया गया बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट आता है 2002 में, 2002 में बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट लाया जाता है, इनैक्टेड टू इम्प्लीमेंट प्रोविजन ऑफ सीबीडी। सीबीडी के प्रोविजंस को लागू करने के लिए अगर हम देखें तो नेशनल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क इंडिया में लाया गया। इट रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज। यह जो है रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को और उससे जुड़े हुए जो नॉलेज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया गया। जैविक विविधता नियम अधिनियम लाया गया 2002। प्रोविजंस की बात करें तो इसके प्रोविजंस फॉर बेनिफिट शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। न सिर्फ ये बेनिफिट शेयरिंग की बात करते हैं बल्कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये सारी चीजें की गई। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या एनबीए की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश्ड इन 2003। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, मुख्यालय चेन्नई में। ग्रांट्स अप्रूवल फॉर फॉरेन एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये जो है अप्रूवल देता है फॉरेन एक्सेस को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए। जो फॉरेन कंपनीज या फॉरेन एनजीओज आते हैं उनकी पहुंच किसके कहने पर होती है, जब तक जो है एनबीए उनको अप्रूवल न दे। इट प्रमोट्स कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यह जो है संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन इन दोनों की बात करता है तमाम प्रजातियों को लेकर। स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड एसबीबीएस की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंट बायोडायवर्सिटी लॉ एट स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर बायोडायवर्सिटी लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। Advise state governments and regulate commercial use of bio resources। जैविक रिसोर्सेस के कमर्शियल यूज की बात और उसको लेकर के जो है तमाम रेगुलेशन को सही ढंग से सटीक ढंग से लागू किए जाने की वकालत करता है। जैसे अगर हम देखें तो हर एक का अपना लोगो है। जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का ये लोगो है, महाराष्ट्र स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का है ये लोगो, ये गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का लोगो है। तो अलग अलग स्टेट के अपने बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अपने अपने लोगो हैं जो यहाँ पर मैंने कुछ एक दिखाए हैं। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज की अगर हम बात करें यानी बीएमसीज की बात करें, इट फॉर्म्ड एट लोकल बॉडीज लाइक पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज, इनसे जो है बनता है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज। इट प्रिपेयर पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स, पीबीआर्स को ये बनाते हैं यानी पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाते हैं। एंड की रूल इन सीटू कंजर्वेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग। इन सीटू कंजर्वेशन और बेनिफिट शेयरिंग में इनका बेहद महत्वपूर्ण रोल है। इसको अगर हम लेकर के देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एंड नेशनल बायोडायवर्सिटी फंड बनता है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड और स्टेट बायोडायवर्सिटी फंड होता है। लोकल बॉडीज की बात करें तो बायो मैनेजमेंट कमेटीज हैं और फिर जो है अगर हम देखें तो जो तमाम बायो फंड है, बायोडायवर्सिटीज के फंड है लोकल लेवल, लोकल बायोडायवर्सिटी फंड। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर या पीबीआर का जो मैंने जिक्र किया, इनकी अगर हम बात करें तो इट इज अ डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल नॉलेज, document of traditional knowledge, local flora and fauna and practices। स्थानीय स्तर पर क्या क्या चीजें प्रैक्टिस की जा रही हैं, कौन कौन से वहां पर जीव जंतु रह रहे हैं और लोगों का जो परंपरागत ज्ञान है, इन सबको डॉक्यूमेंटेड करने का काम करता है पीपल्स, इसी को कहते हैं पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। इट एम्पावर कम्युनिटी एंड प्रिजर्व बायो कल्चर हेरिटेज। जो है अगर हम देखें तो बायो कल्चर हेरिटेज को न सिर्फ प्रिजर्व करता है बल्कि उसके साथ कम्युनिटीज की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब इसको मेंटेन कौन करेगा? इट मेंटेन्ड बाय बीएमसीज, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज जो है वो मेंटेन करती हैं, ऑफन विथ एनजीओ एंड एकेडमिक सपोर्ट। इसमें तमाम शिक्षण संस्थाएं और एनजीओ जो है बीएमसीज को हेल्प करती। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड पर
जैसे अगर आप लोगों ने बेसिक लेवल पर अगर देखा हो तो इसकी शुरुआत कराई जाती है बच्चों में, इसको लेकर के हार्बेरियम फाइल बनवाई जाए, तो वो बेसिक जो है इंस्टिंक्ट डेवलप किया जाता है ताकि आप जो है चीजों को संरक्षित करना जान। नेशनल मिशन ऑन बायोडायवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग NMBHW की अगर हम बात करें तो इट प्रपोज्ड अंडर पीएम प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा जो है इसको इसके अंडर में प्रपोज किया गया नेशनल मिशन ऑन बायोडायवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग NMBHW को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंजर्वेशन करना यानी संरक्षण करना, हेल्थ नेचर लिंकेज, प्रकृति का स्वास्थ्य के साथ यानी फ्लोरा और फना का जो हेल्थ नेचर है उसको लिंकअप करना, बायो इकोनॉमी को बूस्टअप करना एंड एजुकेशन अमंग द पीपल। लेड बाय MOEFCC मिनिस्ट्री द्वारा, और इसके अलावा नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इसको जो है लीड करती है। इको रिस्टोरेशन एंड लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे नमामि गंगे, नमामि गंगे फॉर क्लीनिंग रिवर गंगा एंड क्लीनिंग एंड रिजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी को न सिर्फ साफ करने बल्कि उसको संरक्षित करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया। मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए अंडर कैंपा फंड, कैंपा फंड का मतलब हो गया कंपनीज को जितना भी वो डिस्ट्रक्शन करती हैं उनसे उसको रिस्टोरेशन और रखरखाव के लिए जितने सालों में उतनी चीजें बन पाएंगी उतना फंड उनके ऊपर भारित किया जाता है। इस फंड को हम कैंपा फंड कहते हैं और इस फंड का उपयोग किया जाता है उतनी चीजों को कंजर्व करने। और ग्रीन इंडिया मिशन और कैंपा फंड के तहत मैंग्रोव कंजर्वेशन किया जाता है। कोस्टल एरियाज में जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके ऊपर ये भारित किया जाता है। इसके अलावा सैक्रेड ग्रुप्स एंड कम्युनिटी लेड मॉडल्स बीइंग प्रमोटेड, तमाम जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं इनको प्रमोट किया जाता है और कम्युनिटी लेड मॉडल्स जिसमें कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व किया जाता है फॉर द कंजर्वेशन पर्पस। सो सरकारी प्रयासों के अलावा जो है लोगों के, आम लोगों की भागीदारी वह सुनिश्चित की जाती है यहाँ पर बायोडायवर्सिटी को लेकर। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्स या PBR की अगर हम बात करें तो ग्रास रूट इनिशिएटिव अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, ये जो है ग्रास रूट एक्टिविटी शुरू किया गया। और इसमें अगर हम देखें, जो मैंने आपको बताया कि भाई लोकल बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया है, इसमें लोकल कम्युनिटीज, NGO, रिसर्चर्स, तमाम स्कॉलर्स, इन सबका उपयोग करके BMCs जो होती हैं वो इसको मेंटेन करती हैं और बेनिफिट शेयरिंग, कंजर्वेशन प्लानिंग और लीगल प्रोटेक्शन इन सब का इस्तेमाल किया जाता है बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन कर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है कि रेगुलेशन, एक्सेस अप्रूवल और बेनिफिट शेयरिंग की बात करती है। स्टेट लेवल पर स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है जो कि एडवाइजरी की तरह काम करता है, सलाहकारी रूप में होता है एंड कोऑर्डिनेशन विद BMCs के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करता है। लोकल लेवल पर अगर हम देखें तो BMCs होती हैं यानी बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज होती हैं जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करती हैं, जिसको हम PRs कहते हैं। कंजर्वेशन एक्शंस जो है वो अप्लाई करती हैं ये BMCs। हम चर्चा कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के ऊपर, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के जो प्रकार हैं इनके ऊपर चर्चा। अगर हम देखें बायोडायवर्सिटी को तो इसको कई पार्ट में बांटा जाता है, जैसे जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पीसीज डायवर्सिटी, इकोसिस्टम डायवर्सिटी, और इकोसिस्टम को भी अल्फा बीटा गामा में भी डिवाइड किया जाता है। इनको डिटेल में देखेंगे। जेनेटिक डायवर्सिटी या आनुवांशिकी जो विविधता है इसको अगर हम लेकर के देखें तो वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज यानी प्रजातियों के भीतर जो जीनों में विविधता देखने को मिलती है इसको जेनेटिक डायवर्सिटी कहते हैं। Meanwhile, variation of genes among individuals or among population. For example, different variety of rice जैसे बासमती, IR64,
जैसे तमाम जो है राइस की वेराइटीज, ह्यूमन आई कलर या ह्यूमन का ब्लड ग्रुप, ठीक है, वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड मैंग्रोव वेराइटीज, आम की तमाम विभिन्न प्रजातियां जो देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये बदलते हुए पर्यावरण के साथ एडेप्टेशन को शो कर। इट इज इसेंशियल फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, यह जो है फसलों को इंप्रूव करने और उनको रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। हालांकि अगर हम देखें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, जैसे अगर हम बात करें बीटी बैगन, बीटी कॉटन, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में नहीं है, वो क्या इंड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी है, आर्टिफिशियल जेनेटिक डाइवर्सिटी का पार्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है। बीटी का मतलब होता है पैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, तो उसको ब्रिंजल में और क्वचन में इंसर्ट करें। क्वचन तो ठीक है, लेकिन ब्रिंजल जो है उसको हम ईच करते हैं, और ईडेबल पार्ट में अगर आ गया तो हमारे जीन्स में जाकर के कहीं पर भी तमाम जेड डीएनए के पार्ट है वहां पर जाकर के ऐड होकर के बहुत सारी तबाही मचा सकता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को लेकर के अगर हम देखें तो दो तरीके की जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अमंग द पॉपुलेशन और विद इन द पॉपुलेशन। अमंग द पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन यानी अगर हम देखें तो सिंपली समझें तो डार्विनिज्म की बात। डार्विनिज्म थ्योरी जो है ये कहती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उनकी बुक का और उनकी थ्योरी से प्रकृति वर्णवाद द्वारा जीवधारियों की। इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन, इसमें अगर हम देखें तो नेचुरल सिलेक्शन है वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट थोड़ा कम, और म्यूटेशन रेयर चांसेस में होते हैं। म्यूटेशन का मतलब था सडन चेंज इन अ जीन पूल विच इज हेरिडिटरी, जीन पूल में अचानक हो जाने वाले ऐसे परिवर्तन जो अनुवांशिक हो जाए उनको म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन। एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय एक्चुअली ह्यूगो डिब्रीज, नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे ह्यूगो डिब्रीज, उन्होंने इसको समझाया हुआ था इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर काम करके। और जीन फ्लो की अगर हम बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन में कम होता है, जबकि म्यूटेशन में सबसे ज्यादा जीन फ्लो। तो ये ध्यान में रखे रहिए कि इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर है, तो ये जो है ध्यान में रख रही है। जीन फ्लो का जो है आर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, नेचुरल सिलेक्शन में, म्यूटेशन में, इसको ध्यान में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर दिखाया गया। इसके अलावा अगर हम देखें विद इन पॉपुलेशन की बात करें तो जीन फ्लो और म्यूटेशन ये जो है इंक्रीज करेगा, जबकि यहाँ पर क्या है, जीन फ्लो डिक्रीजिंग आर्डर, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन वो इंक्रीजिंग आर्डर में है अमंग द पॉपुलेशन। लेकिन जब हम विद इन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो जीन फ्लो और म्यूटेशन ये इंक्रीजिंग आर्डर में होता है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और इंटर ब्रीडिंग की अगर हम बात करें या इनब्रीडिंग की बात करें तो ये जो है डिक्रीज कर, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है डिक्रीज होती है इन सब नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से, अगर हम देखें जेनेटिक ड्रिफ्ट के माध्यम से विद इन पॉपुलेशन। जेनेटिक डाइवर्सिटी दो तरीके से चलती है, अमंग पॉपुलेशन अलग तरीके से, विद इन पॉपुलेशन अलग तरीके से। स्पीसीज डाइवर्सिटी या प्रजातिगत भिन्नता का मतलब हो गया कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद इन अ रीजन, किसी क्षेत्र विशेष में जो प्रजातियों की संख्या में वैरायटीज देखने को मिलती है, भिन्नताएं, विविधताएं देखने को मिलती हैं, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी के तहत। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट मोर देन 3 मिलियन स्पीसीज हैं वहां पर आइडेंटिफाई की गई अब तक। वेस्टर्न घाट की बात करें तो जैसे टाइगर, एलिफेंट, लायन टेल, मैकैक, फ्रॉग, तमाम स्पीसीज देखने को मिलती हैं वेस्टर्न घाट में। अगर हम केवल और केवल फौना की बात करें तो सब टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो सब टाइप देखने को मिलता है, स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस।
स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है इस पर्टिकुलर जो है, अगर हम रीजन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी, वो स्पीसीज रिचनेस कहलाता है। एंड स्पीसीज इवननेस का मतलब रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज रिलेटिवली कितना अबंडेंस है वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया होस्ट अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। विश्व की प्रजातिगत भिन्नता का 8% इंडिया होस्ट करता है, इंडिया के पास। जैसे अगर हम देखें कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 को लेकर के देखें तो इसमें आपको स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ स्पीसीज किसकी ज्यादा है कहां पर और किसकी कम। क्लियर, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस को दर्शाता है टू कम्युनिटीज की जो स्पीसीज है उनको लेकर के। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिकीय विविधता की जब हम बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट इन रीजन्स की हम बात कर रहे हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पारिस्थितिकी तंत्र की जो वैरायटी है या जो हैबिटेट की वैरायटी है उसकी बात। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वेटलैंड, कोरल रीफ, डेजर्ट, ग्रासलैंड एटसेट्रा। इंडिया में अगर हम देखें जैसे हिमालय में वेस्टर्न घाट, सुंदरबन मैंग्रोव, थार डेजर्ट, ये जो है इकोसिस्टम, तमाम सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं और ये जो है अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी को शो कर, यहाँ पर आपको विभिन्नताएं देखने को। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक पॉलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ग्रेटर डाइवर्सिटी, हायर रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ही ज्यादा रेजिलियंस रहेंगे क्लाइमेट चेंज के प्रति। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जैसे मरीन डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, इकोसिस्टम में पोलर या जो है माउंटेन रीजन्स की, फॉरेस्ट की, डेजर्ट की, या जो है अगर हम बात करें तो तमाम जो ग्रासलैंड वाला एरिया है, इन सब में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। तीन प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है विद इन हैबिटेट डाइवर्सिटी। अगर it refers to the species diversity within a particular area, particular community or a particular ecosystem, जो उनका हैबिटेट है उसके भीतर जो डाइवर्सिटी है वो अल्फा डाइवर्सिटी। तो कहने का मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर इकोसिस्टम या पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है तो लोकल स्केल पर बात कर। तो स्केल क्या है? लोकल स्केल है। फॉर एग्जांपल विद इन अ पॉन्ड, विद इन अ फॉरेस्ट पैच और विद इन अ ग्रासलैंड एरिया। इस प्रकार की डाइवर्सिटी को हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। इट मेजर्स नंबर ऑफ स्पीसीज और स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस इन दैट एरिया। इसमें जो है स्पीसीज रिचनेस और इवननेस को उस एरिया में मापा जाता है। For example, a single pond with 20 species of aquatic plant and 30 species of insects. अल्फा डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या? इट इंडिकेट्स इकोसिस्टम हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी इन अ लोकलाइज्ड हैबिटेट। स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी है और पारिस्थितिकी तंत्र का जो हेल्थ है वो किस प्रकार से चल रहा है, वहां पर कितना इंपैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, ये सब के लिए अगर हम देखें तो अल्फा डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। इट मेजर्ड इंडाइसेस लाइक शैनन इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स। इसको शैनन इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स जैसे तमाम इंडाइसेस के तहत मेजर किया जाए। बीटा डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बिटवीन हैबिटेट डाइवर्सिटी, ये दो हैबिटेट के बीच में जो भिन्नताएं, मींस व्हेन इट रिफर्स टू द चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम और टू डिफरेंट हैबिटेट। तो डिफरेंट इकोसिस्टम में निवास करने वाली स्पीसीज के कंपोजिशन में जो चेंज देखने को मिलता है वो बीटा डाइवर्सिटी से। सो इसमें अगर हम देखें तो कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्केल क्या हो? कंपैरेटिव स्केल हो क्या? मींस व्हाइल बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम, दो या दो से अधिक इकोसिस्टम के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं बीटा डाइवर्सिटी। फंक्शन क्या है इसका? इट शोज स्पीसीज
टर्नओवर आर हाउ डिफरेंट टू इकोसिस्टम आर। दिखाता है कि दो इकोसिस्टम एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, प्रजातिगत तरीके से और साथ ही वहां पर इवननेस तरीके से, नंबर ऑफ स्पीसीज की। फॉर एग्जांपल, कंपेयरिंग स्पीसीज इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वर्सेस नियर बाई ग्रासलैंड, 60% स्पीसीज आर डिफरेंट, बीटा डाइवर्सिटी इज। अगर हम जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और नियर बाई ग्रासलैंड की स्पीसीज को आपस में लेकर के कंपेयर करें और 60% से ज्यादा डिफरेंशिएशन देखने को मिले तो बीटा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें बीटा डाइवर्सिटी के, तो इट रिवील्स लैंडस्केप लेवल वेरिएशन एंड हेल्प्स प्लान बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर। बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर के प्लानिंग में ये हेल्प करता है, क्योंकि स्पीसीज के भीतर जो डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है वो समझ में आ जाती है। इसके लिए अगर हम देखें तो कई अलग अलग प्रकार के इंडेक्स प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे जैकर्ड इंडेक्स या सोरेनसन सिमिलैरिटी इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है बीटा डाइवर्सिटी को मापने के लिए, उसको प्रदर्शित कर। गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज रीजनल डाइवर्सिटी, इसको क्षेत्रीय विभिन्नता भी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, इट रिफर्स टू द टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी अक्रॉस ऑल इकोसिस्टम इन लार्ज जियोग्राफिक रीजन। एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में जो टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, संपूर्ण प्रजातिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उसको हम गामा डाइवर्सिटी के तहत पढ़ते हैं। यानी रीजनल या ग्लोबल लेवल पर जब हम डाइवर्सिटी को देखते हैं तो वो गामा डाइवर्सिटी कहलाती है। मींस व्हाइल इट इंक्लूड्स मल्टीपल हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम, इसमें बहुत सारे हैबिटेट और इकोसिस्टम शामिल होते हैं। कहने का मतलब है गामा डाइवर्सिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटीज अक्रॉस अ लैंडस्केप। तो न सिर्फ अगर हम गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो अल्फा, बीटा और लैंडस्केप, इन तीनों को जब हम एक साथ कंबाइंड करके स्टडी करते हैं तो गामा डाइवर्सिटी होता है, रीजनल डाइवर्सिटी को। फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न घाट एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट जो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उनमें से एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? वेस्टर्न घाट रीजन है। इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट्स, रिवर्स, हिल्स, वैलीज एंड कंबाइंड स्पीसीज डाइवर्सिटीज। इसमें न सिर्फ वन, नदियां, पहाड़, घाटियां, तमाम सारे स्पीसीज भी शामिल हैं, यानी लैंडस्केप के साथ साथ अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो गामा डाइवर्सिटी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। जैव विविधता के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में गामा डाइवर्सिटी बहुत हेल्प। एंड कंजर्वेशन प्रायोरिटी जोन, इससे निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कौन सा एरिया जो है वहां पर हमको कंजर्वेशन के एफर्ट बहुत ज्यादा लगा। इट यूज्ड इन बायोजियोग्राफिकल जोनिंग, हॉटस्पॉट डिजाइन डेजिग्नेशन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसका प्रयोग बायोजियोग्राफिकल जोनिंग में किया जाता है, बायोजियोग्राफिकल जोन बनाने में, हॉटस्पॉट के डेजिग्नेशन में किया जाता है और साथ ही बायोस्फीयर रिजर्व को आइडेंटिफाई करने में गामा डाइवर्सिटी बहुत है। जैसे अगर हम देखें तो अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं विद इन स्पीसीज स्मॉल एरिया। जब हम बीटा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बिटवीन अ कम्युनिटी। बिटवीन कम्युनिटी की जब हम बात करेंगे तो ये बीटा डाइवर्सिटी की बात करें। जब अल्फा डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं विद इन स्पीसीज बात कर रहे हैं। जब हम गामा डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो विद इन रीजन बात कर रहे हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा में ये डिफरेंशिएशन है। तो गामा में अल्फा और बीटा दोनों इंक्लूड हो जाए। एग्रोबायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इट इज अ सब टाइप ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक सब टाइप है एग्रोबायोडाइवर्सिटी। मींस वेल डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिटी ऑफ लाइव स्टॉक, डाइवर्सिटी ऑफ फिशेस, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स व्हिच यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कृषि कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले तमाम सारी फसलें और उनको हेल्प करने वाले जो लाइव स्टॉक्स हैं, या जो मिटिगेट करने वाले या हेल्प करने, या फिशरीज, माइक्रोब्स, ये सभी जो है एग्रोबायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं।
जैसे इंडिजिनस राइस वेराइटी की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे सोना मंसूरी हो गया, बासमती हो गया, एक्सेट्रा। मिलेट लाइक रागी, ज्वार, declared International Year of Millet in 2023 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, जिसमें मिलेट का मतलब होता है रागी, ज्वार, जो मोटे हैं। इंडिजिनस कैटल एंड पोल्ट्री ब्रीड्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में होती हैं। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी समुचित दोहन, उचित प्रबंधन और व्यवस्थित निस्तारण वाले कंडीशन की बात कर रहा है एग्रो बायोडाइवर्सिटी। सो एग्रो बायोडाइवर्सिटी को अगर हम लेकर के देखें तो इसमें सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्रो इकोसिस्टम, लाइव स्टॉक एंड फिश स्पीसीज शामिल है। क्रॉप स्पीसीज एंड वैरायटी की अगर हम बात करें, वाइल्ड स्पीसीज और तमाम जो क्रॉप स्पीसीज हैं या अदर स्पीसीज की जो वैरायटीज हैं वो शामिल है। एनिमल एंड प्लांट जर्म प्लाज्म, ये सभी चीजें जो है एग्रो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत काउंट की जाए। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी लिंक की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज एंड बायोडाइवर्सिटी को इवॉल्व इन इंडिया कल्चरल लैंडस्केप। भारत का जो सांस्कृतिक लैंडस्केप उभरा है ना, वो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी के साथ मिलते हुए उभर करके आया। तमाम ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए डेडिकेटेड। जैसे अगर हम देखें राजस्थान में विश्नोई कम्युनिटी, या मेघालय में जो सैक्रेड ग्रुप्स की पूजा करने वाले जो तमाम सारी कम्युनिटीज। सो सैक्रेड ग्रुप्स इन मेघालय, महाराष्ट्र, केरला एटसेट्रा। लोकल कंजर्वेशन थ्रू फोक ट्रेडिशन एंड एथनो बोटेनिकल नॉलेज। जो हमें परंपरागत ज्ञान मिलता है, बोटेनिकल नॉलेज मिलता है, उसको एथनो बोटेनिकल नॉलेज कहते हैं। और जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में जैसे वृक्षों को पूजने या जानवरों को पूजने का जो कल्चर है, वो उनको कंजर्व करने में काफी मदद करता है। सो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी आर लिंक्ड इन द विलेज एरिया ट्रेडिशनली इन इंडिया। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी में हम इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक रिचनेस की बात करते हैं। लोकल कल्चर की जब हम बात करते हैं तो इकोलॉजिकल नॉलेज, प्रैक्टिसेस, बिलीव और लैंग्वेज की बात की जाती है, और ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो कैजुअल रिलेशन एट लोकल लेवल देखने को मिलता है। यही अगर हम ग्लोबल, रीजनल या नेशनल लेवल पर कोरिलेशन देखने का प्रयास करें तो बायोडाइवर्सिटी में इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक रिचनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी में लैंग्वेज एंड कल्चर जो है, ये हम ग्लोबल और रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं। जिसके तहत राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु जो हर एक देश के हैं और संरक्षित किए जाते, वो बायोडाइवर्सिटी का ही प्रयास। इसके अलावा कुछ मिशन चलाए गए, जैसे नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, NMBHW। इट प्रपोज्ड अंडर PM स्टियाक, यानी साइंस, प्रधानमंत्री साइंस एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के तहत इसको प्रपोज किया गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंजर्वेशन, हेल्थ, नेचर लिंकेज, बायो इकोनॉमी, एजुकेशन ये है। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ, अगर हम देखें तो EFCC के द्वारा जो है इसको, और इसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसको कवर करती है। इको रिस्टोरेशन एंड लैंडस्केप प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे नमामि गंगे हो गया या मैंग्रोव कंजर्वेशन इम्पैक्ट हो गया, जो कैंपा फंड के तहत या ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किया जा रहा है। सैक्रेड ग्रीव्स एंड कम्युनिटी की अगर हम बात करें, जो अभी मैंने आपको बताया। अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी को लेकर के अगर हम देखें तो अल्फा मतलब होता है लोकल स्केल पर, बीटा मतलब बिटवीन स्केल पर, और गामा मतलब रीजनल स्केल पर। अल्फा का मतलब होता है डाइवर्सिटी विद इन वन इकोसिस्टम। बीटा मतलब डिफरेंस इन स्पीसीज बिटवीन हैबिटेट, एंड गामा मतलब टोटल डाइवर्सिटी अक्रॉस मेनी हैबिटेट। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें तो पॉन्ड विथ 50 स्पीसीज, और बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो कंपेयरिंग फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, एंड गामा डाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंटायर वेस्टर्न घाट, ये जो है गामा डाइवर्सिटी कहते हैं।
हम चर्चा कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के ऊपर, और उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी ग्लोबल लेवल पर जैव विविधता का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी स्पीसीज हैं, कैसे जो है इनको डिवाइड किया गया है, इनको डिटेल में पढ़ें। चलिए एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेटेड स्पीसीज की जब हम बात करते हैं ग्लोबली तो 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं, अराउंड 1.75 मिलियन आइडेंटिफाई इसमें से की गई हैं अब तक, अगर हम देखें तो ऐसा अनुमान किया जाता है एस्टिमेटेड की अगर हम बात करें। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, यानी अमेजन, कांगो और साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का जो क्षेत्र है, वह जो है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया, और नॉर्मन मायर्स के इस कॉन्सेप्ट में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ग्लोबली आइडेंटिफाई। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सेट क्राइटेरिया थे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, जैसे एटलीस्ट 1500 इंडेमिक वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, यानी कम से कम 1500 ऐसे स्थानिक पौधे होने चाहिए जिनमें वैस्कुलर बंडल हो और इंडेमिक हो, यानी उस स्थान विशेष से जुड़े हुए हों। वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम और वैस्कुलर जो पार्ट है वो पाया जाए। कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम ये जरूर मिले उसमें। कैम्बियम यानी एधा, जाइलम और फ्लोएम जो कि फ्लोएम फूड का संचार करता है और जाइलम वाटर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ये जरूर है। एंड लॉस्ट ग्रेटर देन 70% हैबिटेट, और उसका 70% से अधिक का जो हैबिटेट है वो लॉस्ट में रहे तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है नॉर्मन मायर के। इंडिया हैज 4 हॉटस्पॉट। ग्लोबली अगर हम देखें तो 36 हैं, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट इंडिया में है। पहला है हिमालयन रीजन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया की अगर हम बात करें तो हिमालयन रीजन, ये जो हिमालयी क्षेत्र है। सेकंड है इंडो बर्मन रीजन, यानी भारतीय और म्यांमार वाला एरिया कवर करता हुआ इंडो बर्मा हॉटस्पॉट एरिया। इसके अलावा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एरिया, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका को कवर करता हुआ जो हॉटस्पॉट है। और सुंडालैंड, सुंडालैंड में भी अंडमान और निकोबार में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ निकोबार आइलैंड का जो पार्ट है वो सुंडालैंड का हिस्सा माना जाएगा, यानी जो निकोबार आइलैंड का हिस्सा है वो सुंडालैंड का हिस्सा। तो ये 4 हॉट स्पॉट जो है इंडिया में हैं, इनको हमने मैप पर भी आपको यहाँ पर दर्शाया है। बायोजियोग्राफिक जोन्स की अगर हम बात करें तो बायोजियोग्राफिक जोन्स का कॉन्सेप्ट दिया डब्ल्यूजी रोजर ने। डब्ल्यूजी रोजर ने कहा कि 3 जोन हैं, इंक्लूडिंग द ट्रांस हिमालय, गंगेटिक प्लेन एंड वेस्टर्न घाट। टोटल जोन कितने हैं? 10 हैं। और टोटल बायोटिक प्रोविंस कितने हैं? 26। बायोजियोग्राफिक जोन की बात करें तो कितने हैं? 10 जो है बायोजियोग्राफिक जोन है, और बायोटिक प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो 26 बायोटिक प्रोविंसेस हैं। बेसिस ये 26 बायोटिक प्रोविंसेस जो दर्शाए गए हैं मैप पर आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहा, इनको वर्गीकृत करने के पीछे का जो बेस बनाया इन्होंने, क्लाइमेट यानी जलवायु को बनाया, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी को बनाया, वहां की भौगोलिक और स्थितियों, स्थानिक स्थितियों को बनाया, सॉइल टाइप वहां की मिट्टी के प्रकार, फ्लोरा एंड फना वनस्पतियों और जंतुओं को, और साथ ही इकोसिस्टम डिस्टिंक्टिवनेस को बनाया कि किस तरीके से इकोसिस्टम वहां पर डिस्टिंक्टिवनेस के साथ मिल पारिस्थितिकी तंत्र स्थान विशेष। इसका प्रयोग, इसको इतना क्यों बढ़ना, तो बायोडाइवर्सिटी की प्लानिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट में ये बायोटिक प्रोविंसेस और जो क्लासिफिकेशन है इनका इस्तेमाल किया जाए, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण।
जैसे अगर हम देखें इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें तो ट्रांस हिमालयन, ट्रांस हिमालय का मतलब हो गया, जब हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कभी कभी पीर पंजाल को भी काउंट कर। सो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात, एंड सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन जोन, ट्रांस हिमालयन जोन का हिस्सा माना। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो कोल्ड डिजर्ट एरिया है और हाई एल्टीट्यूडनल पोजीशन पर है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। और कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ और ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो उसका नाम है द्रास, एंड सेकेंड ड्राइएस्ट प्लेस है लेह। तो दोनों जो है इसी ट्रांस हिमालयन जोन। अब ड्राइएस्ट प्लेस का मतलब क्या होगा, कोल्ड डेजर्ट है, ये शीत मरुस्थल। प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब है 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है। सो फ्लोरा एंड फौना की अगर हम बात करें तो स्पार्स वेजिटेशन दिखने को मिलेगा, बिखरा हुआ वनस्पतियों का स्वरूप देगा। साथ ही स्नो लियोपार्ड मिलेंगे, तेंदुआ, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, ये सभी इस एरिया में पाए जाए। ट्रांस हिमालयन जोन में टोटल बायोटिक प्रोविंसेस की अगर हम बात करें तो 2 बायोटिक प्रोविंस हैं, 1A एंड 1B। 1A का मतलब लद्दाख का जो माउंटेनियस रीजन है वो, और 1B यानी तिब्बतियन प्लेटू रीजन, इसको 1B दिया गया। 2 बायोटिक प्रोविंसेस में ट्रांस हिमालयन जोन को बांटा गया। हिमालयन जोन की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक ये जो है हिमालयन जोन फैला हुआ है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अल्पाइन टू टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है। अल्पाइन से लेकर के शीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, जैव विविधता की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो कोनिफर फॉरेस्ट, कोणदार या शंकुदार वन पाए जाते हैं, ताकि जो है उन पर जब स्नोफॉल हो तो स्नो उस पर रुक नहीं पाए। रेड पांडा और हिमालयन हर जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना की बात हो गई। इसको 3 बायोटिक प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है, 2A, 2B, 2C। यानी 2A का मतलब नॉर्थ वेस्ट हिमालय, उत्तरी पश्चिमी हिमालय वाला हिस्सा, 2B यानी वेस्ट हिमालय वाला हिस्सा, पश्चिमी हिमालय वाला हिस्सा, एंड 2C ये ईस्ट हिमालयन हिस्से को 2C नाम दिया। इंडियन डिजर्ट जोन की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न राजस्थान में स्थित है। थार डिजर्ट में अरावली के वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा यानी मारवाड़ वाला हिस्सा, जो थार मरुस्थल से लगा। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो एरिड एंड लो रेनफॉल वाला एरिया है, इसीलिए डेजर्ट है। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है, बेहद शुष्क जलवायु। यहाँ के अगर हम फाना की बात करें, फाना का मतलब हो गया यहाँ के जो है जंतुओं की बात करें तो डिजर्ट फॉक्स, इंकारा, स्पिनी टेल्ड लिजार्ड, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसको एक सिंगल बायोटिक प्रोविंस में डिवाइड किया गया 3A के नाम से। थार डिजर्ट का जो एरिया है उसको कहा जाता है। सेमी एरिड जोन की अगर हम बात करें, सेमी एरिड जोन यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात, तो ये पंजाब, गुजरात, राजस्थान, डेक्कन प्लेटू के जो फ्रिंजेस वाले एरिया हैं वहां पर सेमी एरिड जोन देखने को मिलता है। कहने का मतलब है जो रेन शैडो एरिया पड़ता है डेक्कन प्लेटू का, वृष्टि छाया प्रदेश। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का ट्रांजिशनल जोन देखने को मिलता है, यानी न तो ये पूर्णतः डेजर्ट है न तो फॉरेस्ट है, इन दोनों के बीच का अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ की अगर हम फौना की बात करें तो ब्लैक बग, नील गाय, इंडियन वुल्फ जैसे तमाम जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। बायोटिक प्रोविंसेस की बात करें तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पंजाब प्लेन्स एंड गुजरात रजवाड़ा है। 4A 4B के नाम से पंजाब प्लेन्स और गुजरात रजवाड़ा एरिया में तो डिवाइड किया। ऐसे ही वेस्टर्न घाट जोन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, जो पश्चिमी तट वाला हिस्सा, वो पूरा वेस्टर्न घाट। यानी अगर हम देखें वेस्टर्न घाट में तो गाविलगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बुदान, निर्मल, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई और कार्डेमम, साथ ही अगस्त मलाई तक की जो पहाड़ियां हैं वो वेस्टर्न घाट का पोर्शन। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन टाइप का क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल
है, चूंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर के बीच वाला एरिया है, ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है, एंड वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जो 36 वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, उसमें से भी 8 जो है हॉटेस्ट हॉट स्पॉट माने जाते हैं, जिनमें से एक है वेस्टर्न घाट जोन, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी इंडेमिक स्पीसीज देखने को मिलती हैं, जैसे लायन टेल्ड मैकेक हो गया, मालाबार सीवेट हो गया, इस तरीके की जो है चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इसको एक बायोटिक प्रोविंस में डिवाइड किया गया। 5A वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा कवर करता है, बायोटिक प्रोविंस 5A। लेकिन पेनिनसुला जोन की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया ये कवर करता है, डेक्कन पेनिनसुला जोन, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि ऐसे वन पाए जाते, ऐसे वृक्ष पाए जाते जो एक विशिष्ट मौसम में अपनी लीव्स को फॉल आउट कर देते, शीट कर देते, गिरा देते। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो टीक फॉरेस्ट, टाइगर, स्लॉथ बियर, ये सब यहाँ के जो है फ्लोरा एंड फौना है, जंतु और वनस्पतियां हैं। जनरली टीक फॉरेस्ट देखने को मिलता है। इसको 5 बायोटिक प्रोविंस में डिवाइड किया गया। 6A सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया, 6B छोटा नागपुर वाला एरिया, 6C ईस्टर्न हाईलैंड एरिया, 6D सेंट्रल प्लेटू एरिया, एंड 6E डेक्कन साउथ वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा कवर किया जाए। गंगेटिक प्लेन जोन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल जनरली इसमें फैला हुआ है, और एलुवियल टाइप का सॉइल है, बेहद फर्टाइल एरिया है। इसमें बांगर और खादर दो प्रकार की एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। न्यूली फ्लडेड सॉइल को हम खादर कहते हैं, ओल्ड फ्लडेड सॉइल को हम बांगर कहते हैं। तो और दुनिया के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है गंगेटिक प्लेन। खाना की अगर हम बात करें तो गंगेटिक डॉल्फिन जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, प्लेटेनिस्टा गंगेटिका, इसके अलावा घड़ियाल, बारहसिंगा जैसे जीव देखने को मिलते हैं। बायोटिक प्रोविंस की बात करें तो इसको 2 बायोटिक प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, 2 बायोटिक प्रोविंस में बांटा गया है। 7A अपर गंगा गंगेटिक प्लेन एंड 7B लोअर गंगेटिक प्लेन के रूप में इसको 2 बायोटिक प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। नॉर्थ ईस्ट जोन की अगर हम बात करें, यानी 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम की बात करें तो इसको नॉर्थ ईस्ट जोन का, 7 सिस्टर्स स्टेट्स एंड सिक्किम। रेनफॉल की बात करें तो हाईएस्ट इन इंडिया मासिनराम में के बाद सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया चेरापूंजी में देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली रिच, many endemic species is found here, overlap with Indo-Malayan region, Indo-Malayan region के साथ ही ओवरलैप। खाना की अगर हम बात करें तो ब्लैक गिब्बन, हॉर्नबिल, क्लाउडेड लियोपार्ड जैसे जीव यहाँ पर इंडेमिक स्पीसीज के रूप में पाए जाते हैं, और इसको सिंगल बायोटिक प्रोविंस में डिवाइड किया गया, 8A बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र वैली और नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स है, यानी डफला, मेरी, अबोर, मिश्मी, पटकायबुम, नागा, लुशई, मीजो, बरेल, अराकान, योमा, गारो, खासी, जयंतिया, तमाम जो और छोटी छोटी पहाड़ियां, इन सबको मिला करके नॉर्थ ईस्ट हिल्स बोला जाता है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां होती हैं। आइलैंड जोन की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप का जो एरिया है वो आइलैंड जोन के रूप में जाना जाता है। टाइप की बात करें तो अंडमान निकोबार जो है वो वोल्केनिक टाइप का है, और लक्षद्वीप जो है कोरल एटॉल का एग्जाम्पल। खाना की बात करें तो डुगोंग, निकोबार मेगापोड एंड कोरल रीफ स्पेशली जो है यहाँ के एनिमल है। बायोटिक प्रोविंसेस की बात करें तो 2 बायोटिक प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। 9A 9B के रूप में इसको डिनोट किया जाता है। कोस्टल जोन की अगर हम बात करें तो ऑल 11,000 किलोमीटर ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, टोटल कोस्टल लाइन जो 11,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है वह इसका हिस्सा मानी जाती है, नॉट 7,500, इट इज 11। इकोसिस्टम की बात करें तो मैंग्रोव्स लाइक सुंदरबन, लैगून्स एंड एस्चुअरी, सुंदरी के ट्री के कारण इसको सुंदरबन।
फाना की अगर हम बात करें तो ओलिव रिडले टर्टल्स जो अपने हैचिंग बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा फ्लेमिंगो, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जैसे जीव जो है कोस्टल जोन में पाए जाते हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो बायोटिक प्रोविंसेस में, ईस्ट कोस्ट 10A से और वेस्ट कोस्ट 10B से डिवाइड किया जाता है। तो ये जो है बायोटिक प्रोविंसेस के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक एक करके बताया। चर्चा कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के ऊपर, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया प्रोटेक्टेड एरिया यानी भारत के जो प्रोटेक्टेड क्षेत्र है उनके ऊपर, जो 2025 में है जितने रिकॉर्डेड उनकी 2025 तक। India has over 900 protected areas categorized into various type for ecological and species conservation under the Wildlife Protection Act 1972, Forest Conservation Act 1980 and International Framework. भारत में अगर हम देखें प्रोटेक्टेड एरियाज की, अगर हम बात करें, संरक्षित क्षेत्रों की बात करें, जो जहां पर फ्लोरा और फना इन दोनों को कंजर्व किया जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो ओवर द 900 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, 900 से ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें अलग अलग टाइप के इकोलॉजिकल स्पीसीज का कंजर्वेशन किया गया है। वहां पर वहां के पारिस्थितिकी और वहां की प्रजातियों को उस पर्टिकुलर एरिया में संरक्षित किया गया है और इसके लिए पैरामीटर बनाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए इनको प्रोटेक्टेड किया गया और इसी आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया। जैसे अगर हम बात करें नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का मतलब होता है एरियाज विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जहां पर सर्वाधिक प्रोटेक्शन हो वो नेशनल पार्क वाला एरिया। मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसमें सबसे कम ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। एम्ड एट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हेरिटेज, यहाँ पर प्राकृतिक विरासत को और वहां की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उनको पार्क किया गया। टोटल अगर हम पार्क, नेशनल पार्क की इंडिया में बात करें जो घोषित है अब तक, वो 107, और इनका जो लीगल बेसिस तैयार किया गया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आधार पर इनको संरक्षित किया गया है और इसके आधार पर लीगल कार्रवाई की जाती है जो इसका प्रोटेक्शन को ब्रेक करता है। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, यहाँ पर मानवीय गतिविधियों की बात करें तो नो ग्रेजिंग और प्राइवेट ओनरशिप परमिटेड, यहाँ पर न तो पशुओं को चराया जा सकता है और न ही किसी नेशनल पार्क में आप कोई प्राइवेट ओनरशिप का कोई भी व्यक्ति दावा। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। वन हॉर्न्ड राइनोसिरास सिंगल अगर हम देखें तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, यूनेस्को हेरिटेज। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। स्नो लियोपार्ड के लिए जाना जाता है, हिम तेंदुए के लिए, और अल्पाइन टाइप की इकोलॉजी के लिए जाना जाता है, अल्पाइन पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टाई एरिया बनाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना। गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो गुजरात में स्थित है एंड द ओनली हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन, एशियाई शेरों का इकलौता बचा हुआ हैबिटेट है गिर नेशनल। एराविकुलम नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, नीलगिरी तहर और 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है एराविकुलम नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में है। इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसको भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव हासिल है। 1936 में इसको पहला नेशनल पार्क घोषित किया गया, बंगाल टाइगर के लिए ये जाना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है। हाई टाइगर डेंसिटी के लिए जाना जाता है, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा टाइगर जो है कहीं पर हैं तो वर्तमान में बांधवगढ़ नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है और अपनी ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां के स्थानीय जनजातियों के लिए जाना जाता है।
पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। केन बेतवा रिवर लिंकेज कंट्रोवर्सी के लिए पन्ना नेशनल पार्क काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में काफी कंट्रोवर्सी रही इसको लेकर के। पेरियार नेशनल पार्क केरला में स्थित है, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व है, आर्टिफिशियल लेक यहाँ पर बनाई गई है मुल्ला पेरियार डैम के पीछे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, these are protected areas allowing regulated human activity। यहाँ पर रेगुलेशन के साथ, नियम कानून के साथ ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड है, लाइक ग्रेजिंग एंड टूरिज्म, ये सब परमिटेड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहने का मतलब है पशुओं को चराना, वहां पर जाकर के घूमना, ये सब परमिटेड है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या इंडिया में कितनी है? ओवर 573, 573 से अधिक। पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज और हैबिटेट, विशिष्ट प्रजातियों और उनके निवास स्थान का संरक्षण करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन जो है पर्पस है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज को देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, जैसे कच्छ डेजर्ट गुजरात में स्थित है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फ्लेमिंगो के लिए जाना जाता है, सलाइन डेजर्ट के लिए, और वाइल्ड एस के लिए जाना जाता है, जंगली गधों के लिए, एंड वाइल्ड एस के लिए जाना जाता है, जंगली गधों के लिए। भादरा नेशनल पार्क कर्नाटका में स्थित है, टाइगर एंड एलिफेंट हैबिटेट के लिए जाना जाता है। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है, टाइगर कॉरिडोर है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जो टाइगर कॉरिडोर बना है वो सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर के गुजरता। चिल्का लेक की अगर हम बात करें तो इसमें नलबंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उड़ीसा में। वेटलैंड एरिया है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षियों के लिए। रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट माना जाता है रोलापडू। पुनिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, कोस्टल लैगून है और बर्ड हैबिटेट्स के लिए पुलिकट लेक जानी जाती है। मानस की बात करें, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में स्थित है, ट्रांजिशन जोन है और यूनेस्को का बायोस्फीयर माना जाता है इसको। सिरुगुप्पा बस्टर्ड सेंचुरी कर्नाटका में स्थित है, न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बस्टर्ड प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है सिरुगुप्पा बस्टर्ड सेंचुरी। वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, रिसेंटली अपग्रेडेड टू टाइगर रिजर्व, अभी जो है इसको टाइगर रिजर्व के रूप में भी अपग्रेड कर दिया गया। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, एलिफेंट कॉरिडोर है और ड्राई फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। These are the large areas covering multiple ecosystem, combining core, buffer and transition, allowing सस्टेनेबल यूज एंड रिसर्च। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 स्पेसिफिक जोन, जो सबसे इनर जोन होता है उसको हम कोर जोन कहते हैं, एंड नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड इन द कोर। कोर जोन में किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं। बफर जोन की अगर हम बात करें तो बफर जोन यह जो है टूरिज्म और ग्रेजिंग एक्टिविटी यहाँ पर परमिटेड होती है, लेकिन केवल और केवल जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके। फिर ट्रांजिशन जोन की अगर हम बात करें, अलाउइंग ह्यूमन सेटलमेंट, लाइक जो वहां पर रहने वाले मेन लोग हैं उनके लिए निवास स्थान, जो वहां की ट्राइबल्स लोग हैं या जो नेटिव हैं, केवल उन्हीं को जो है ह्यूमन सेटलमेंट वहां पर अलाउ है। ठीक है, तो ये जो है 3 जोन में बांटा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व को। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 18, एंड आउट ऑफ 18, 12 इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क
इनमें से 12 जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का पार्ट है। लीगल बेसिस की बात करें तो नोटिफाइड अंडर मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को चलाता है, उसके अंदर जो है इनको नोटिफाइड किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट स्कीम जो मिनिस्ट्री लेकर के आती है, हमारी MOEFCC लेकर के आती है, वह भी जो है इसको नोटिफाई कर। कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं, जैसे नीलगिरी। नीलगिरी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में फैला हुआ है एंड इट इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। यूनेस्को के हेरिटेज साइट में मान्यता प्राप्त है नीलगिरी बायोस्फीयर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। अल्पाइन इकोसिस्टम और स्नो लियोपार्ड के लिए जाना जाता है नंदा देवी उत्तराखंड। सुंदरवन की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में है बायोस्फीयर रिजर्व ये। मैंग्रोव के लिए जाना जाता है, यूनेस्को द्वारा संरक्षित है, टाइगर हैबिटेट के रूप में मान्यता प्राप्त है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है। कोरल रीफ और मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है गोमबर। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है पंचमढ़ी, वहीं पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा रेंज पर टाइगर और ट्राइबल्स के लिए जाना जाता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बॉर्डर वाले एरिया पर है एंड अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। नर्मदा और सोन नदियों का जो है सोर्स है अमरकंटक। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर स्थित है। इंडेमिक स्पीसीज और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। सिमली पाल बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ओडिशा में है। टाइगर, एलिफेंट और साल के फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। कंचनजंगा की अगर हम बात करें, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अल्पाइन बायोडाइवर्सिटी और इंडिया में हिमालय की हाईएस्ट पीक। दिहिंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ईस्टर्न हिमालय वाला हिस्सा ये कवर करती है। स्नो लियोपार्ड के लिए जानी जाती है दिहिंग दिबांग नदियों के बीच वाला। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। इसका एम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले इसको शुरू किया गया एंड implemented by NTCA, National Tiger Conservation Authority. India now has 58 tiger reserve as of 2025। अगर हम देखें तो भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर। अब यहाँ पर जो है एम स्ट्रिप्स का कैमरा ट्रैप और ई सर्विलांसेस के आधार पर इनकी काउंटिंग और इन पर जो है नजर रखी जाती है ताकि शिकारियों से इनको बचाया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व को अगर हम देखें तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें उत्तराखंड में है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में स्थित है, रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, यूनिक मैंग्रोव हैबिटेट के लिए जाना जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इंस्पिरेशन फॉर जंगल बुक। जंगल बुक की कहानी है रुडयार्ड किपलिंग ने जो लिखी और फोमियो कुरोकावा ने जो बनाया, उस पर वो जो है कान्हा टाइगर रिजर्व के एक चाइल्ड के ऊपर बनी हुई है, जिसमें मोगली की कहानी जो आप लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें जब स्टार्ट होता है तो एक सॉन्ग बजता है, जंगल जंगल बात छिड़ी है, पता चला है चड्ढी पहन के फूल खिला है। वो जो है कान्हा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, हाई टाइगर डेंसिटी के लिए जाना जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है।
री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स यहाँ पर किया गया है, क्योंकि टाइगर यहाँ से धीरे धीरे हट रहे थे, विलुप्त हो गए थे, फिर से इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, लेसर नोन बट रिच रिजर्व है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है एंड इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन बिहार। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है। एलिफेंट और टाइगर कॉरिडोर के लिए बुक्सा टाइगर रिजर्व जाना जाता है, जो कि काजीरंगा से कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ जाता है, काजीरंगा और मानस से एलिफेंट टाइगर कॉरिडोर। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट की प्रोटेक्शन के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया। एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया गया 2010 में। 2010 में एलिफेंट डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया। एलिफेंटस मैक्सिमस, एलिफेंटस मैक्सिमस इंडिकस इसका साइंटिफिक। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स एंड हैबिटेट, इसीलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, ताकि जो है वाइल्ड एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन किए जाएं और उनके कॉरिडोर और हैबिटेट को बचाए। और इसके लिए एवरी 5 ईयर पर एलिफेंट सेंसस कराया जाता है, हाथियों की जनगणना कराई। इंडिया हैज 33 एलिफेंट रिजर्व, भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं वर्तमान। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो नीलांबर एलिफेंट रिजर्व केरला में है। रेन फॉरेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर के लिए जाना जाता है नीलांबर एलिफेंट रिजर्व। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, ईस्टर्न इंडिया कॉरिडोर के लिए जाना जाता है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। राजाजी एलिफेंट रिजर्व बहुत पॉपुलर है, उत्तराखंड में है। नॉर्दर्न मोस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है राजाजी में। गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व मेघालय में है। ट्राइबल प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट करता है, यहाँ पर पूजे जाते हैं। काजीरंगा का कार्बी आंगलांग प्लेटू वाला एरिया, काजीरंगा कार्बी आंगलांग एलिफेंट रिजर्व आसाम में स्थित है। इंपॉर्टेंट एलिफेंट माइग्रेशन पाथ है काजीरंगा कार्बी आंगलांग एलिफेंट रिजर्व। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर के लिए यह भी जाना जाता है, एलिफेंट कॉरिडोर के लिए। पेरियार एलिफेंट रिजर्व केरला में स्थित है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व आल्सो, टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। नॉर्थ बंगाल एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है। रयाला एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। रायलसीमा लैंड स्केप कंजर्वेशन वाला जो एरिया है, उसके लिए रयाला एलिफेंट रिजर्व जाना जाता है। कम्युनिटी रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन एरियाज ऑन प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड इन्वॉल्विंग लोकल पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी रिजर्व 2025 में भारत में मोर देन 310 है अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखें तो 310 से भी ज्यादा है। ठीक है, जैसे किरलुंजी कम्युनिटी रिजर्व केरला में है, कोस्टल मैंग्रोव और बर्ड्स के लिए है, सोसाइटी के द्वारा इसको कंजर्व किया गया है। चंबल कम्युनिटी रिजर्व मध्य प्रदेश में घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए है। लेंगतेंग कम्युनिटी रिजर्व मिजोरम में है, आइलैंड बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। कमतूर कम्युनिटी रिजर्व नागालैंड में है, ट्राइबल लेड कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है, ट्राइबल्स के द्वारा यहाँ पर कंजर्वेशन किया जाता है। नागरी कम्युनिटी रिजर्व की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में है, हिमालयन फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए इसको बनाया गया। उमसिंग कम्युनिटी रिजर्व मेघालय में है, इंडिजिनस गवर्नेंस के लिए, स्थानीय गवर्नेंस के लिए जाना जाता है उमसिंग कम्युनिटी रिजर्व। ची कम्युनिटी रिजर्व की अगर हम बात करें तो सिक्किम में है, इको टूरिज्म बेस्ड मॉडल यहाँ पर है। भगवानपुई कम्युनिटी रिजर्व मिजोरम में है, नियर द ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के निकट ही है ये। बुरा छपोरी आसाम में है, फ्रिंज एरिया ऑफ काजीरंगा माना जाता है बुरा छपोरी कम्युनिटी रिजर्व को। टिक्कीगढ़ कम्युनिटी रिजर्व वेस्ट बंगाल में है और ये जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। रामसर साइट,
ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन होता है 1970 में, और यहाँ पर वेटलैंड डेजिग्नेशन की बात की जाती है। वेटलैंड का मतलब किडनी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की किडनी समझ। इसके कंजर्वेशन को लेकर के बात की जाती है और बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज इन एरियाज में कंजर्व किए जाते, संरक्षित किए जाते। एज ऑफ 2025 अगर हम देखें, इंडिया हैज 91 रामसर साइट। भारत में कुल 91 रामसर साइट है। कुछ इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं, जैसे चिल्का लेक रामसर साइट उड़ीसा में है, लार्जेस्ट ब्रैकिस लगून इन इंडिया। कमलादेव घना राजस्थान में है, माइग्रेटरी बर्ड्स का हब माना जाता है राजस्थान के भरतपुर में। लोकटक लेक मणिपुर में है, फ्लोटिंग फ्यूमेट्स के लिए जाना जाता है। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। पेंगोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है, बर्ड माइग्रेशन का साइट है पोंग डैम। हसन बैराज उत्तराखंड में है, फर्स्ट रामसर साइट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है हसन बैराज। दीपोर बील की अगर हम बात करें, असम में है, अर्बन वेटलैंड है, अभी थ्रेटेंड कैटेगरी से गुजर रहा है, अर्बन एरियाज में है दीपोर बील। सस्तम कुत्ता लेक की अगर हम बात करें, सस्तम कुत्ता लेक केरला में है, फ्रेश वाटर रिजर्वायर है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, मैंग्रोव एंड टाइगर्स के लिए जाना जाता है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में अगर हम देखें, तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है एरियाज विथ हाई स्पेसिफिक एंडेमिज्म एंड हैबिटेट लॉस। यानी अगर हम देखें तो ग्रेटर एटलीस्ट 70% से ज्यादा जो है वहां पर हैबिटेट लॉस हो, और वहां पर एंडेमिज्म वैस्कुलर प्लांट्स का देखने को मिले। भारत में ऐसे 4 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स पहचाने गए, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एंड सुंडालैंड जो निकोबार आइलैंड को कवर करता है। ये हमारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है, इंडो म्यांमार रीजन एंड सुंडालैंड, ये हमारे पूरे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया currently has a 7 नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में वर्तमान में 7 नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। In addition to those, there are 35 cultural sites and 1 mixed site, both cultural and natural, एक तो मिक्स साइट भी है। तो 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अगर हम देखें, जो प्राकृतिक विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थल, उनको अगर हम देखें, काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता है। आसाम में है, 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। टॉल एलिफेंट ग्रास लैंड वाला एरिया है, साथ ही वेटलैंड एंड फॉरेस्ट एरिया के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन वाला एरिया है, टाइगर और एलिफेंट के लिए स्पेशली जाना। केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में, इसको भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। मैन मेड वेटलैंड है एंड बर्ड सेंचुरी है, इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी। फार्मर रॉयल डक हंटिंग रिजर्व है ये, पहले यहाँ पर डक हंटिंग की जाती थी, अभी जो है रिजर्व है, यहाँ पर सारी चीजें प्रतिबंधित है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आसाम में है, 1985 में इसको भी घोषित किया गया। टेल ऑफ द हिमालयाज में है, रिवरीन एंड फॉरेस्टेड इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में स्थित है। 1988 टू 2005 में जो है ये है। 1988 में अल्पाइन मीडो एंड ग्लेशियल बेसिन्स को घोषित किया गया नंदा देवी को, और वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में। वैली ब्लूम्स विथ एंडेमिक फ्लोर, दोनों जो है अलग अलग ईयर में बट पास पास। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें 2012 में घोषित हुआ। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, गोवा महाराष्ट्र को कवर करते हुए वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। चेन ऑफ माउंटेन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, यानी गाविलगढ़, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, बाबा बुदान, निर्मल, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई, कार्डमम, अगस्त मलाई, ये पूरी की पूरी वेस्टर्न घाट पर चेन।
39 सीरियल साइट्स अक्रॉस 4 स्टेट, 4 राज्यों में फैले हुए 39 साइट्स हैं जो माने जाते हैं हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में इसको मान्यता दी गई। स्नो कैप्ड पीक के लिए जाना जाता है, बर्फ से ढकी हुई चोटियों के लिए जाना जाता है। अल्पाइन पास्चर्स और रिवरीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड यहीं पर है। डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, मेघना और ब्रह्मपुत्र गंगा का जो है डेल्टा है, मेघना एस्चुरी और हुगली एस्चुरी के बीच में स्थित है सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा। आते हैं बात करते हैं बर्ड सेंचुरीज की। बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे फर्स्ट बर्ड सेंचुरी थी तमिलनाडु में वेदांतगल। इट इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया, भारत की ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है वेदांतगल। फिर चिल्का में नलबंदा है, ओडिशा में फ्लैमिंगो और पेलिकन्स के लिए जानी जाती है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है हरियाणा में, नियर एनसीआर अगर हम देखें तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। रंगनथिट्टू कर्नाटका में स्थित बर्ड सेंचुरी है, पेंटेड स्टॉर्क और रिवर बर्ड्स के लिए जानी जाती है रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी। पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, फ्लैमिंगोस के लिए जानी जाती है। कोलेरू की अगर हम बात करें तो कोलेरू इज द लार्जेस्ट शैलो वाटर लेक ऑफ एशिया, एशिया की छिछले जल की सबसे बड़ी झील है कोलेरू, आंध्र प्रदेश में स्थित है, सीजनल हैबिटेट के लिए जानी जाती है। हरिके बर्ड सेंचुरी पंजाब में स्थित है और इट इज अ रामसर साइट आल्सो। मयानी महाराष्ट्र में स्थित है, इनलैंड वेटलैंड एरिया है फॉर बर्ड मयानी। ओखला की बात करें तो दिल्ली यूपी में है, अर्बन वेटलैंड है ओखला, ओखला बर्ड सेंचुरी बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, दिल्ली यूपी के बॉर्डर वाला एरिया, ठीक है। नोएडा का एरिया कवर करता है, नोएडा का फुल फॉर्म ही है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। हम चर्चा कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के ऊपर, और उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की। कौन कौन से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए हैं इंडिया में, कब कब चलाए गए हैं और उनके तहत किनको किनको कंजर्व किया गया, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ कंजर्व किए गए, इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी क्या होती है। मैंने आपको बता रखा है बट फॉर रिवीजन जान लीजिए। EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, EW मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जंगलों से एक्सटिंक्ट हो गए। TR का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, EN का मतलब होता है इंडेंजर्ड, VU का मतलब होता है वल्नरेबल, NT का मतलब होता है नियर थ्रेटेंड, LC का मतलब होता है लीस्ट कंसर्न एंड DD का मतलब होता है डाटा डेफिशिएंट। ये जो है IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरी है, तमाम सारे जीवों को इन कैटेगरीज में फॉल किया जाता है उनके अकॉर्डिंग। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया में अगर हम देखें तो उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फॉरेस्ट ऑलेट, मालाबार शिवेट, एशियाटिक चीता, लोकली एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और इसीलिए इसको अफ्रीका से लाया गया चीता को, बट उसमें से भी कई की डेथ हो गई। हिमालयन क्वेल, पिग्मी हॉग, गेरडान क्रूजर्स जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इंडिया में। आते हैं प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर एंड देयर हैबिटेट, बंगाल टाइगर और उनके हैबिटेट को बचाना। फ्लैगशिप स्पीसीज इसमें थी बंगाल टाइगर की, यानी पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस ये फ्लैगशिप स्पीसीज के तहत था। और इसके तहत पहले हमारा नेशनल एनिमल लायन हुआ करता था। जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया तो टाइगर को प्रोजेक्ट
को सक्सेस करने के लिए हमारा नेशनल एनिमल चेंज किया गया और टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया गया। टाइगर रिजर्व के तहत अगर हम देखें, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जब टाइगर रिजर्व घोषित किए गए तो उसमें कई सारी प्रोटेक्टेड स्पीसीज को भी जगह दी गई, जैसे लियोपार्ड यानी पैंथेरा पैरडस, इंडियन एलिफेंट यानी मैक्सिमस इंडिकस, स्लॉथ बियर यानी मेलरूसस उर्साइनस, वाइल्ड डॉग यानी ढोले जिसको कहते हैं क्वेन अल्पाइनस, या गौर इंडियन बाइसन, बॉस गॉरस जैसी स्पीसीज ये भी प्रोटेक्ट हुई प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। जहां पर टाइगर रिजर्व बनाए गए, इन सबको भी वहां पर प्रोटेक्शन दिया गया इन स्पीसीज को। प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया 1992 में टू कंजर्व द इंडियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड इट्स माइग्रेटरी कॉरिडोर्स। इसके जो कॉरिडोर्स थे वो संरक्षित करने के लिए भी, क्योंकि माइग्रेट करते हैं। फ्लैगशिप स्पीसीज थी इंडियन एलिफेंट यानी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये जो है फ्लैगशिप स्पीसीज। अदर प्रोटेक्टेड स्पीसीज की बात करें तो एलिफेंट हैबिटेट में कई सारी और स्पीसीज को प्रोटेक्शन मिला, जैसे इंडियन गौर, मालाबार जायंट स्क्वायरल, नीलगिरी लंगूर, किंग कोबरा, हॉर्नबिल एंड पीफॉल, इन सबको भी प्रोटेक्शन दिया गया फ्लैगशिप स्पीसीज के अलग। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लाया गया 1975 में टू कंजर्व इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल स्पीसीज इन इंडियन वाटर्स। इसमें कई सारी स्पीसीज को कवर किया गया, जैसे फ्लैगशिप स्पीसीज की बात करें तो 3 थी। घड़ियाल यानी गैवेलियस विंगेटिकस क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में वर्तमान में है। मुगर क्रोकोडाइल यानी क्रोकोडाइलस पालिस्ट्रिक वल्नरेबल की कैटेगरी में है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइलस पुरुसस लीस्ट कंसर्न है। बर्ड सेंचुरी की क्रोकोडाइल सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो भितरकनिका ओडिशा में, भितरकनिका के बारे में जान लीजिए। ये ब्राह्मणी नदी के डेल्टा में स्थित है। ब्राह्मणी नदी साउथ कोइल में जब टंक रिवर आकर के मिलती है तो इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी, और इसी के डेल्टा में स्थित है भितरकनिका। और साउथ कोइल या ब्राह्मणी नदी की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर साउथ कोइल है, इसमें जब टंक रिवर आकर के मिलती है तब इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी। और यहाँ डेल्टाई रीजन में स्थित है भितरकनिका। ये न सिर्फ क्रोकोडाइल के लिए बल्कि ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए भी जाना जाता है भितरकनिका। ठीक है। इसके अलावा चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो चंबल रिवर है यमुना की ट्रिब्यूटरी, उसमें जो है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल काफी अच्छे से चलाए। प्रोजेक्ट हांगुल, कश्मीर स्टैग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कश्मीर के हिरन का जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हांगुल हिरन का। इट लॉन्च्ड इन 1970s, इसको 1970 में लॉन्च किया गया। फ्लैगशिप स्पीसीज थी इसमें हांगुल, जिसका साइंटिफिक नेम है सर्विस हंगुलु हंगुल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो दाचीगाम नेशनल पार्क हांगुल के लिए रिजर्व किया गया जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर कई और स्पीसीज को भी कंजर्व किया, जैसे हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन सेरो और मस्क डियर जैसी स्पीसीज को भी यहाँ पर कंजर्वेशन मिला। बट फ्लैगशिप स्पीसीज थी हांगुल यानी सर्विस हंगुलो हंगुल। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड लॉन्च किया गया 2009 में टू प्रोटेक्ट इल्यूसिव एंड इंडेंजर्ड स्नो लियोपार्ड इन द हाई एल्टीट्यूड हिमालय, हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के। फ्लैगशिप स्पीसीज थी स्नो लियोपार्ड यानी पैंथेरा उनसिया।
इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड हैबिटेट की तमाम स्पीसीज भी इसके साथ संरक्षित की गई, जैसे तिब्बतियन वुल्फ, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप जिसको भरैल कहा जाता है, पिका, स्नोकॉक या हिमालयन जो ग्रिफन है, इन सबको संरक्षित। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में लॉन्च किया गया टू प्रोटेक्ट बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन डॉल्फिन, दोनों को संरक्षित कर। स्पेसिफिकली अगर हम देखें, फ्लैगशिप स्पीसीज बनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन को, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लैटेनिस्टा गंगेटिका एंड इट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन और इरावती डॉल्फिन को भी इसी के साथ प्रिजर्व किया गया, कंजर्वेशन उनका भी किया गया, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन का और इरावती डॉल्फिन का। साथ ही इंडस डॉल्फिन। मेजर प्रोटेक्टेड हैबिटेट की अगर हम बात करें तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में बनाई गई, चंबल रिवर में गंगेटिक डॉल्फिन के स्पीसीज को संरक्षित किया गया और सुंदरबन के डेल्टाई रीजन में मैरीन डॉल्फिन को और अब जो है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में इंडस डॉल्फिन को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोजेक्ट राइनो, इंडियन राइनो विजन्स की अगर हम बात करें 2020 में शुरुआत की गई, हालांकि 2005 से इस पर चर्चा है। प्रोजेक्ट राइनो की अगर हम बात करें तो 2020 में शुरू हुआ है, इंडियन राइनो विजन 2005 टू इंक्रीज द पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन राइनोसेरस, भारतीय गैंजों की संख्या को बढ़ाना और उनके वितरण को भी बढ़ाना। फ्लैगशिप स्पीसीज थी ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोसिरास यानी राइनोसिरास यूनिकॉर्निस, वल्नरेबल की कैटेगरी में शामिल है। मेजर प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, ओरांग नेशनल पार्क है असम में, जल्दापारा एंड गोरुमारा वेस्ट बंगाल में है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हैं जो प्रोजेक्ट राइनो और इंडिया राइनो विजन्स में शामिल। सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999 एंड 2000 में लॉन्च किया गया, कंजर्वेशन ऑफ मैरीन टर्टल अलोंग द इंडियन कोस्ट। स्पीसीज की बात करें तो इसमें प्रोटेक्ट की गई स्पीसीज है, मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीसीज है ओलिव रिडले टर्टल्स यानी लेपिडोप्टेलेज ओलिवेसिया। साइंटिफिक नेम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जनरली साइंटिफिक नेम भी दे देता है, कॉमन नेम हटा दे। मोस्ट प्रोमिनेंट जो है ओलिव रिडले टर्टल ही है। इसके अलावा ग्रीन टर्टल यानी हेलोनिया मैडास, लोगरहेड टर्टल जिसका साइंटिफिक नेम है केटा करेटा करेटा करेटा, फास्ट बिल टर्टल यानी एटमोसिलस इम्ब्रिकेटा या लेदर बैक टर्टल, टर्मोसिलस कोरिएसी। की नेस्टिंग साइट की अगर हम बात करें तो गहिर माथा है उड़ीसा में। इसके अलावा ऋषिकुल्य रिवर और देवी रिवर का जो माउथ है, ये पूरा एरिया की नेस्टिंग साइट है इन टर्टल्स का। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है, ठीक है। तो ये जो है तमाम साइट्स हैं, की नेस्टिंग साइट्स की हमने बात की। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जो टर्टल्स के लिए हैं। वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, वल्चर को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया और इसके तहत कई स्पीसीज वल्चर की प्रोटेक्ट की गई। व्हाइट रम्ड वल्चर को प्रोटेक्ट किया गया जिसका साइंटिफिक नेम है गिब्बस बेंगालेंसिस, स्लेंडर बिल्ड वल्चर को यानी गिब्बस टेनेरियोस्ट्रिस को, इंडियन वल्चर यानी गिब्बस इंडिकस को, रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर को भी इसके तहत संरक्षण दिया गया, यानी वल्चर्स की तमाम स्पीसीज को संरक्षण दिया गया। मेजर थ्रेट की अगर हम बात करें तो डाइक्लोफिनेक पॉइजनिंग, जो कि
NSAID यूज की जाती है, लाइव स्टॉक में बनी रहती है और इसके कारण इनकी जो बोन्स है वो पोरस हो जा रही है, तो उड़ने के समय में ट्रिक कर जा रही है, जिसके कारण ये तमाम जानवरों द्वारा खा लिए। इनका ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया हरियाणा, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में इनका ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही। सीटू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, यानी कैप्टिव ब्रीडिंग वाले जो प्रोडक्ट है उनकी अगर हम बात करें, तो इसके तहत अगर हम देखें कई स्पीसीज को शामिल किया गया। स्पीसीज अंडर कैप्टिव ब्रीडिंग की अगर हम बात करें, जैसे एशियाटिक लायन, गिर फॉरेस्ट, रेड पांडा है सिक्किम एंड दार्जिलिंग में, संगाई डियर है लोकटक लेक मणिपुर में, संगाई हिरण। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है राजस्थान में, फॉरेस्ट आउलेट और वेस्टर्न ट्रैगोपैन को भी कैप्टिव ब्रीडिंग के तहत कंजर्व किया जा रहा है, एक सीटू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। होपफुली ये पूरा समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू, जय हिंद साथी।